नमस्कार सभी को। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक डिजीज जॉन्डिस के बारे में। इस वीडियो में हम देखेंगे कि जॉन्डिस क्या होता है, कौन सा ऐसा रीजन है जिसकी वजह से जॉन्डिस कोज होता है, क्या इसके साइन एंड सिम्टम्स होते हैं। ये सारी चीजें इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि जॉन्डिस क्या होता है। तो देखो जॉन्डिस क्या होता है। इट इज डिफाइंड एज येलो डिस्कलरेशन ऑफ द बॉडी टिश्यू रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेस बिलिरुबिन। मतलब कि जॉन्डिस का मतलब क्या होता है, बॉडी का येलोइश कलर प्रोड्यूस करना। मतलब बॉडी के जो टिश्यूज हैं उनका येलो कलर के हो जाना, किसकी वजह से? बिलिरुबिन की एक्सेस मात्रा। मतलब कि अगर ह्यूमन बॉडी में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ रही है और उसकी वजह से बॉडी के जो टिश्यूज हैं वो येलो कलर डेवलप कर रहे हैं, तो उसी को हम क्या बोल देंगे? जॉन्डिस। इससे पहले हमने बात की कि अगर बिलिरुबिन की एक्सेस मात्रा हो जाती है, बिलिरुबिन ज्यादा बढ़ जाता है, तो वो जॉन्डिस कोज करता है। तो हम नॉर्मल बिलिरुबिन की वैल्यू देखते हैं पहले कि हमारी बॉडी में नॉर्मल कितना बिलिरुबिन पाया जाता है। तो देखो बिलिरुबिन भी जो होता है वो मेनली तीन टाइप का होता है, टोटल बिलिरुबिन, डायरेक्ट बिलिरुबिन एंड इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। तो इसमें से जो डायरेक्ट बिलिरुबिन है इसको कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन भी कहा जाता है, और इनडायरेक्ट जो बिलिरुबिन है इसको अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन भी कहा जाता है। ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं। तो जो टोटल बिलिरुबिन होता है उसकी 0.1 टू 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर क्या होती है? नॉर्मल वैल्यू होती है। एंड जो डायरेक्ट बिलिरुबिन होता है इसकी 0.1 टू 0.3 मिलीग्राम पर डेसीलीटर क्या होती है? नॉर्मल वैल्यू होती है। और जो इनडायरेक्ट बिलिरुबिन होता है ये 0.2 से 0.8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है। इनकी ह्यूमन बॉडी के अंदर नॉर्मल इस मात्रा में ये पाए जाते हैं। लेकिन अगर इनकी मात्रा नॉर्मल से ज्यादा बढ़ती है और ये बॉडी में येलोइश डिस्कलरेशन प्रोड्यूस करते हैं, मतलब येलो कलर प्रोड्यूस करते हैं बॉडी टिश्यूज में, तो उसी को हम क्या बोल देंगे? जॉन्डिस। ठीक है। इसके बाद में एक यहाँ पे टर्मिनोलॉजी आती है हाइपर बिलिरुबिनेमिया। हाइपर बिलिरुबिनेमिया हम किसे कहेंगे? जब कभी भी बॉडी में एक्सेस लेवल ऑफ बिलिरुबिन हो जाएगी, जब कभी भी बॉडी में बिलिरुबिन की मात्रा मोर देन नॉर्मल हो जाती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? हाइपर बिलिरुबिनेमिया। अब बात आती है कि हमारी बॉडी में जो है बिलिरुबिन क्यों बन रहा है, उसके क्या फंक्शंस हैं। तो मेनली हमारी बॉडी में बिलिरुबिन के क्या फंक्शंस हैं? एक तो ये बाइल प्रोडक्शन में हेल्प करता है। बाइल किस में हेल्प करता है? डाइजेशन में हेल्प करेगा। तो बाइल को बनाने में कौन हेल्प कर रहा है? बिलिरुबिन बाइल को बनाने में हेल्प कर रहा है और येलोइश कलर प्रोड्यूस कर रहा है। जो यूरिन होता है, स्टूल होता है, इनमें भी येलोइश कलर किसकी वजह से होता है? बिलिरुबिन के बाई प्रोडक्ट्स स्टेरकोग्लिनोजन, यूरोग्लिनोजन, जो हम आगे पढ़ेंगे, उन्हीं की वजह से जो स्टूल होता है और यूरिन होते हैं उनके नॉर्मल येलोइश कलर होते हैं। एंड सेकंड इसकी प्रॉपर्टी आती है एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज। तो ये इसके दो फंक्शंस हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें कि ये जो जॉन्डिस होता है ये भी मेनली कितने टाइप का होता है? तीन टाइप का जॉन्डिस होता है। तो सबसे पहले कौन सा होता है? प्री हिपेटिक, जिसको कि दूसरा नाम कहा जाता है हीमोलाइटिक जॉन्डिस भी कहा जाता है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है उनमें डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि प्री हिपेटिक जो जॉन्डिस होता है उसको दूसरा नाम क्या है, या फिर जो हिपेटिक जॉन्डिस है उसका दूसरा नाम क्या है, पोस्ट हिपेटिक जॉन्डिस है उसका दूसरा नाम क्या है। तो ये मोस्ट कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो जो प्री हिपेटिक जॉन्डिस होता है उसी का दूसरा नाम क्या है? हीमोलाइटिक जॉन्डिस। एंड जो हिपेटिक जॉन्डिस होता है उसी का दूसरा नाम है हिपेटोसेल्युलर जॉन्डिस। और पोस्ट हिपेटिक जो जॉन्डिस है उसी का दूसरा नाम है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। हम इन तीनों को डीपली पढ़ेंगे कि प्री हिपेटिक जॉन्डिस क्या होता है, हिपेटिक जॉन्डिस क्या होता है, पोस्ट हिपेटिक जॉन्डिस क्या होता है। लेकिन उससे पहले हमें ये पढ़ना होगा कि नॉर्मल हमारी बॉडी में बिलिरुबिन कैसे फॉर्म करता है। मतलब जो नॉर्मल ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर बिलिरुबिन कौन सी प्रोसीजर से बन रहा है, उसके अंदर बिलिरुबिन का प्रोडक्शन कैसे हो रहा है, सबसे पहले हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में एक एक करके इनके टॉपिक्स को, जो टाइप्स हैं उनको एक एक करके अपन डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं कि कैसे पहले ह्यूमन बॉडी के अंदर नॉर्मल बिलिरुबिन प्रोडक्शन होता है, उसका क्या प्रोसीजर है। अगर हम एक बार ये प्रोसीजर समझ लेंगे कि कैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर नॉर्मली बिलिरुबिन प्रोडक्शन हो रहा है, तो हम जो जॉन्डिस के तीन टाइप्स की हमने बात की थी, प्री हिपेटिक, पोस्ट हिपेटिक और हिपेटिक, उन तीनों को समझने में भी हमें आसानी होगी। तो देखिए सबसे पहले क्या होता है ह्यूमन बॉडी में, जो आरबीसीज होती है, रेड ब्लड सेल्स होती है या फिर इरिथ्रोसाइट्स होती है, इनका लाइफ स्पान कितना होता है? नॉर्मली 120 डेज के लिए क्या रहती है? लाइव रहती है। उसके बाद में इनकी डेथ हो जाती है। तो नॉर्मली
या तो 120 डेज बाद में, या फिर अगर कोई क्लिनिकल कंडीशन आ जाती है जैसे कि मलेरिया हो गया, तो उसके अंदर जब कभी भी आरबीसी या फिर रेड ब्लड सेल्स का डिस्ट्रक्शन होगा, ये डिस्ट्रॉय होंगी, तो इनके डिस्ट्रॉय होते ही क्या होगा, इनके डिस्ट्रॉय होते ही इनमें से ऑब्वियस सी बात है क्या प्रेजेंट होता है इनमें, एच बी प्रेजेंट होता है, सॉरी, इनके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एच बी प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। तो जैसे ही आरबीसी डिस्ट्रॉय होंगी तो इनके अंदर से बाहर क्या निकलेगा, हीमोग्लोबिन निकलेगा। और हमें पता है कि हीमोग्लोबिन जो है वो दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है, कौन कौन से, हीम एंड ग्लोबिन। जो हीमोग्लोबिन है वो दो पार्ट से मिलकर बना हुआ है, हीम एंड ग्लोबिन। तो जैसे ही ये ग्लोबिन बाहर आएगा, इससे ग्लोबिन क्या है, एक प्रोटीन है जो कि स्मॉल स्मॉल अमाइनो एसिड की चेन से मिलकर बना हुआ है। तो ये जो ग्लोबिन है ये तो रीयूटिलाइज कर लिया जाएगा बॉडी में, किस लिए, फिर से हेमोग्लोबिन के निर्माण करने के लिए रीयूटिलाइज कर लिया जाएगा, कौन, ग्लोबिन। जबकि जो हीम बचा हुआ है, ये हीम क्या होगा, ब्लीवर्डीन में कन्वर्ट होगा। ब्लीवर्डीन क्या है, ग्रीन कलर का पिगमेंट है। तो जो ये हीम बच गया ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ब्लीवर्डीन में कन्वर्ट हो जाएगा। और यही ब्लीवर्डीन जो है वो आगे जाके किसका निर्माण कर देगा, अनकॉन्जुगेटेड बिलरुबिन। आपको याद हो तो हमने नॉर्मल वैल्यूज में पढ़ी थी बिलरुबिन, अनकॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेटेड। तो उन सभी के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे कि ये क्या चीज होती है। तो जो ब्लीवर्डीन है ये क्या करेगा, अनकॉन्जुगेटेड बिलरुबिन का निर्माण कर रहा है, जो कि कैसे कलर का है, येलो कलर का टॉक्सिक सब्सटेंस है, कौन, अनकॉन्जुगेटेड बिलरुबिन। और ये क्या है, वाटर इनसोल्यूबल। जो अनकॉन्जुगेटेड बिलरुबिन है ये क्या है, वाटर इनसोल्यूबल है। इसीलिए ये कभी भी यूरिन में नहीं देखा जाता अनकॉन्जुगेटेड बिलरुबिन, क्यों, क्योंकि ये वाटर इनसोल्यूबल होता है। अब देखिए क्या हुआ, जो ब्लीवर्डीन था उससे अनकॉन्जुगेटेड बिलरुबिन का निर्माण हो गया। अब ये जो अनकॉन्जुगेटेड बिलरुबिन है ये क्या है, अपने सर्कुलेशन में, अपने ब्लड में घूम रहा है। तो अनकॉन्जुगेटेड बिलरुबिन जो है ये किसके साथ अटैच हो जाएगा, एल्ब्यूमिन प्रोटीन के साथ अटैच हो जाएगा। और एल्ब्यूमिन प्रोटीन के साथ अटैच होने के बाद में क्या होगा, ये जो अनकॉन्जुगेटेड बिलरुबिन एंड एल्ब्यूमिन प्रोटीन है ये दोनों क्या कर लेंगे, जो हिपेटोसाइट सेल्स हैं, हिपेटो मीन्स हिपेटिक की सेल्स या फिर लीवर की जो सेल्स होती है उन्हें हिपेटोसाइट्स कहा जाता है। तो जो हिपेटोसाइट्स है वो क्या कर लेंगी, इनको अपटेक कर लेंगी, लीवर के अंदर ले लेंगी, मतलब खुद के अंदर ले लेंगी इनको। तो देखो मैंने बात की थी कि जो नॉर्मल बिलरुबिन प्रोडक्शन का जो प्रोसीजर है वो तीन फेजेस में डिवाइड किया गया है। कौन कौन से में, प्री हिपेटिक, हिपेटिक फेज एंड पोस्ट हिपेटिक फेज। तो जहां तक हिपेटोसाइट्स जो है वो अनकॉन्जुगेटेड बिलरुबिन को अपटेक कर रही हैं, वहां तक कौन सी फेज चलेगी, प्री हिपेटिक फेज। नाम से पता पड़ रहा है, मतलब लीवर से पहली वाली फेज। तो जब तक हिपेटोसाइट्स इनको इनटेक कर रही हैं उससे पहले वाले जितनी भी फेजेस हैं ये सारी किसमें आ जाएंगी, प्री हिपेटिक फेज में। अब क्या हुआ, लिवर ने जो है या फिर जो हिपेटोसाइट सेल्स है लिवर की, उन्होंने अनकॉन्जुगेटेड और एल्ब्यूमिन प्रोटीन को क्या कर लिया, खुद के अंदर इनटेक कर लिया। अब यहां से स्टार्ट होती है सेकंड फेज, हिपेटिक फेज, मींस ऐसी फेज जो लिवर के अंदर होगी। तो हिपेटिक फेज के अंदर क्या होगा, जो हिपेटोसाइट सेल्स हैं वो क्या करेंगी, अनकॉन्जुगेटेड बिलरुबिन को ग्लूकोरोनिक एसिड के साथ अटैच करेंगी एक तो, और कौन से एंजाइम की प्रेजेंस में, यूजीटी एंजाइम, जिसकी की फुल फॉर्म है यूडीपी, ग्लूकोरोनिसाइल ट्रांसफरेज। इस एंजाइम की प्रेजेंस में हिपेटोसाइट सेल्स अनकॉन्जुगेटेड बिलरुबिन को ग्लूकोरोनिक एसिड के साथ मिलाती हैं, और जो इसका बाय प्रोडक्ट निकलता है वो क्या निकलता है, कॉन्जुगेटेड बिलरुबिन, जो कि क्या होगा, वाटर सोल्यूबल। जो अनकॉन्जुगेटेड बिलरुबिन था वो तो क्या था, वाटर इनसोल्यूबल। लेकिन जैसे ही ये हिपेटोसाइट सेल्स के अंदर आया, हिपेटोसाइट सेल्स ने क्या किया, ग्लूकोनिक एसिड और यूजीटी जो एंजाइम है इनके साथ मिला के अनकॉन्जुगेटेड बिलरुबिन को किसमें कन्वर्ट कर दिया, कॉन्जुगेटेड बिलरुबिन में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, जो कि वाटर सोल्यूबल है। ठीक है, यहां तक आपकी कंप्लीट होती है कौन सी, हिपेटिक फेज, मतलब लिवर के अंदर क्या क्या हो रहा है। देन नेक्स्ट आती है पोस्ट हिपेटिक फेज। पोस्ट हिपेटिक फेज में क्या होगा, जो कॉन्जुगेटेड बिलरुबिन हिपेटोसाइट सेल्स के अंदर प्रेजेंट है, जो वाटर सोल्यूबल बिलरुबिन हिपेटोसाइट्स या फिर लीवर के अंदर प्रेजेंट है,
अब ये कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन क्या होगा, बाइल डक्ट के थ्रू, बाइल डक्ट के थ्रू क्या होगा, इंटेस्टाइन के ड्यूडेनम पार्ट में एक्सक्रीट कर दिया जाएगा। इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, पहला ड्यूडेनम, दूसरा जेजुनम और तीसरा इलियम। तो जो इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है ड्यूडेनम, उसके अंदर क्या होगा, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को एक्सक्रीट आउट कर दिया जाएगा। किसके द्वारा, बाइल डक्ट के द्वारा भेज दिया जाएगा इसको। अब जैसे ही कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तो वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। कौन कौन से में, स्टेरकोब्लिनोजन एंड यूरोब्लिनोजन। तो इनमें से जो स्टेरकोब्लिनोजन होता है वो तो फीसस को कलर प्रोवाइड करता है, या फिर अपन बोल सकते हैं स्टूल को, जो ह्यूमन वेस्ट प्रोडक्ट होता है स्टूल या फिर फीसस, उसको कलर प्रोड्यूस करेगा स्टेरकोब्लिनोजन तो। एंड जो यूरोब्लिनोजन है वो ह्यूमन के यूरिन को येलोइश कलर प्रोड्यूस करेगा। तो ये होती है पोस्ट हिपेटिक फेज, मींस लीवर के बाद में क्या हुआ इस कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का। तो देखो नॉर्मल सिंपल सी 3 फेजेस हैं बिलिरुबिन के बनने की, ठीक है, प्री हिपेटिक, हिपेटिक फेज एंड पोस्ट हिपेटिक फेज। इन 3 फेजेस में बिलिरुबिन का निर्माण जो है वो कंप्लीट होता है। बहुत सिंपल सी ये प्रोसीजर है, ठीक है। और एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि जब अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में कन्वर्ट होता है, इसी प्रोसीजर को क्या बोलेंगे, ग्लूकोरोनिडेशन। द कन्वर्जन ऑफ अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इन कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, या फिर the production of conjugated bilirubin from unconjugated bilirubin. This procedure is known as glucuronidation. इसका इसमें चेंज होना, इसी प्रोसीजर को क्या बोलेंगे अपन, ग्लूकोरोनिडेशन। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद में अपन बात करते हैं कि हमने जोंडिस के 3 टाइप्स पढ़े थे, कि जो जोंडिस होता है वो 3 टाइप्स का होता है। कौन कौन सा पढ़ा था हमने, सॉरी, हमने 3 टाइप का पढ़ा था। प्री हिपेटिक, जिसका कि दूसरा नाम हमने क्या दे रहे थे हम, हीमोलाइटिक जॉन्डिस। सेकंड पढ़ा था हमने हिपेटिक, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है, हिपेटोसेल्युलर। एंड तीसरा पोस्ट हिपेटिक, या फिर ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। ये 3 टाइप के अपन ने क्या पढ़े थे, जॉन्डिस पढ़े थे, कि जॉन्डिस जो होते हैं उसके 3 टाइप होते हैं। कौन कौन से, प्री हिपेटिक, हीमोलाइटिक, हिपेटिक हिपेटोसेल्युलर, या फिर पोस्ट हिपेटिक और ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। 3 टाइप के हमने जॉन्डिस क्या है पढ़े थे। तो देखते हैं कि ये कब कब होते हैं जॉन्डिस। तो देखो नाम से पता पड़ रहा है प्री हिपेटिक या फिर हीमोलाइटिक जॉन्डिस। हीमोलाइटिक, लाइसिस होना किसी चीज का, इसका मतलब क्या होगा, जब कभी भी ह्यूमन बॉडी में किसी भी क्लिनिकल कंडीशन की वजह से, जैसे कि मलेरिया हो गया, कोई भी क्लिनिकल कंडीशन हो सकती है XYZ, तो किसी भी क्लिनिकल कंडीशंस की वजह से अगर आरबीसी का डिस्ट्रक्शन बढ़ रहा है, कोई भी क्लिनिकल कंडीशन की वजह से अगर आरबीसी डिस्ट्रॉय होना, आरबीसी का लाइसिस होना बढ़ रहा है, तो अगर लाइसिस ज्यादा होगा, आरबीसी ज्यादा डिस्ट्रॉय होगी, तो हीमोग्लोबिन भी ज्यादा निकलेगा। हीमोग्लोबिन ज्यादा निकलेगा तो हीम का निर्माण भी क्या होगा, ज्यादा होगा। हीम का निर्माण ज्यादा हुआ तो बिलिवर्डिन का निर्माण भी ज्यादा होगा, और अगर बिलिवर्डिन भी ज्यादा बना तो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन भी क्या है, ज्यादा बनेगा। अब हमने जॉन्डिस की डेफिनेशन में पढ़ी थी कि बॉडी में नॉर्मल से ज्यादा बिलिरुबिन का पाया जाना, उसी को हम क्या बोलेंगे, जॉन्डिस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ज्यादा आरबीसी डिस्ट्रक्शन होने की वजह से जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है इसकी मात्रा भी क्या है, बढ़ रही है, और ये टिश्यू का येलो डिस्कलराइजेशन कर रहा है। इसी को हम क्या बोल देंगे, प्री हिपेटिक या फिर हीमोलाइटिक जॉन्डिस। लेकिन इस जॉन्डिस के अंदर ओनली अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ही क्या होता है, इंक्रीज होता है। क्यों, क्योंकि आरबीसी ज्यादा डिस्ट्रॉय हो रही है, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन ज्यादा बन रहा है। अब लीवर जो है, लीवर तो खुद की कैपेसिटी के अकॉर्डिंग ही काम करेगा। लीवर तो नॉर्मल जितने अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को कन्वर्ट कर रहा था कॉन्जुगेटेड में, उतने को ही कर पाएगा। लेकिन ये क्या हो रहा है, ज्यादा बन रहा है यहाँ पे। अब ये ज्यादा बन रहा है तो इसकी मात्रा ब्लड में एक्सेस हो जाएगी, और क्योंकि ये वाटर इनसोल्यूबल होता है तो ये यूरिन के थ्रू भी बाहर नहीं निकल सकता, तो बॉडी में इसकी मात्रा क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी, और इसी को हम बोल देंगे प्री हिपेटिक या फिर हीमोलाइटिक जॉन्डिस। सेकंड आता है आपका हिपेटिक या फिर हिपेटोसेल्युलर जॉन्डिस।
इसमें साफ पता पड़ रहा है हिपेटोसेल्युलर मींस लीवर की जो सेल्स हैं हिपेटोसाइट्स हैं उनमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी जिसकी वजह से ये जॉन्डिस होगा। तो इसमें क्या होता है, हिपेटोसेल्युलर जॉन्डिस के अंदर जो लीवर की सेल्स हैं या फिर हिपेटोसाइट सेल्स है, इनका सिरोसिस हो जाता है, ये डैमेज हो जाती है। सिरोसिस मींस एक तरीके से डैमेज होना। तो जो लीवर की हिपेटोसाइट सेल्स होती है इनका क्या हो जाता है, सिरोसिस हो जाता है, ये डैमेज हो जाती है। अब जैसे कि सपोज करो यहाँ पे 100 सेल्स हैं लीवर के पास, फॉर एग्जांपल 100 सेल्स है। अब अगर इनमें से 50 क्या हो गई, डिस्ट्रॉय हो गई और 50 ही काम कर रही है, ओनली 50 ही काम कर रही है, तो जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन आएगा उसको पूरे को तो ये कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में कन्वर्ट नहीं कर पाएंगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो हिपेटोसाइट सेल्स हैं वो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, इसके नंबर क्या हो चुके हैं, कम हो चुके हैं। तो अगर अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन कॉन्जुगेटेड में कन्वर्ट नहीं हो पाएगा पूरी तरीके से, तो इसमें भी पहली कंडीशन तो क्या आ जाएगी कि जो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। पहली कंडीशन तो ये आ गई। सेकेंड कंडीशन क्या आएगी कि ये जो डेस्ट्रॉय हुई हुई सेल्स होती हैं 50 जो कि डेस्ट्रॉय हो जाती हैं, ये क्या करती हैं, रुकावट पैदा कर देती हैं। जैसे कि सपोज करो इसने बाइल डक्ट में रुकावट पैदा कर दी, जिसकी वजह से क्या होगा, जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन कन्वर्ट हुआ था वो भी लीवर से बाहर नहीं निकल पाएगा, और लीवर से बाहर नहीं निकलेगा तो उसका रीगर्जिटेशन होके वो अपनी बॉडी में ही उसकी मात्रा क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इस हिपेटोसेलुलर या फिर हिपेटिक जॉन्डिस के अंदर क्या होता है, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन तो इंक्रीज होता ही होता है, इसके साथ जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है इसकी मात्रा भी क्या होती है, बढ़ती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर रुकावट आ जाएगी कोई भी और जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है वो लीवर से बाहर ही नहीं जा पा रहा, तो उसका रिगर्जिटेशन होकर उसकी भी जो मात्रा है वो ब्लड में क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। आफ्टर देन हम बात करते हैं लास्ट पोस्ट हिपेटिक या फिर ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। इसका भी नाम से पता पड़ रहा है, ऑब्स्ट्रक्टिव मींस ऑब्स्ट्रक्शन आना। इसके अंदर क्या होता है, जो बाइल डक्ट होती है जो क्या करती है, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को लीवर से इंटेस्टाइन में लेके जाती है। इसमें क्या है कि ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है। ऑब्स्ट्रक्शन मींस रुकावट आ जाती है, किसी भी वजह से आ सकता है, वो हिपेटोसाइट के सिरोसिस की वजह से आ सकता है या फिर बाइल डक्ट में कुछ स्वेलिंग वगैरह आ गई, स्टोन्स आ गए, गोल ब्लैडर कुछ स्टोन्स होते हैं उनकी वजह से, किसी भी वजह से अगर इसमें ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है तो क्या होगा, आरबीसी भी नॉर्मल तरीके से डिस्ट्रॉय हो रही है, लीवर भी प्रॉपर फंक्शन कर रहा है, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन को कॉन्जुगेटेड में कन्वर्ट कर रहा है, लेकिन जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन हुआ था वो लीवर से बाहर नहीं जा पा रहा क्योंकि यहाँ पे ऑब्स्ट्रक्शन आ गया है बाइल डक्ट में। अब ये बाहर नहीं जा पा रहा तो यहाँ पे क्या होगा, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन की मात्रा बॉडी में बढ़ेगी, और बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, उसी को हम क्या बोल देंगे, ऑब्स्ट्रक्टिव या फिर पोस्ट हिपेटिक जॉन्डिस। तो इसके अंदर कौन सा बिलिरुबिन बढ़ता है, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। तो देखो सिंपल सी चीजें याद रखना, जो मेडिकल फील्ड से रिलेटेड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती हैं उनमें अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तो इनके नाम पूछ लिए जाएंगे कि प्री हिपेटिक जॉन्डिस का दूसरा नाम क्या होता है, हीमोलाइटिक जॉन्डिस। पोस्ट सॉरी हिपेटिक का क्या होगा, हिपेटोसेल्युलर जॉन्डिस। और जो पोस्ट हिपेटिक जॉन्डिस है उसका क्या नाम होगा, ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस। तो तीन क्वेश्चन तो ये बनते हैं जनरली। और एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि हीमोलाइटिक जॉन्डिस के अंदर कौन सा टाइप का बिलिरुबिन जो है वो इंक्रीज होगा, तो कौन से टाइप का होगा, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। हिपेटोसेल्युलर जॉन्डिस के अंदर कौन सा बिलिरुबिन कन्वर्ट हो इंक्रीज होगा, तो कौन सा होगा, दोनों हो सकते हैं इसमें, अनकॉन्जुगेटेड भी और कॉन्जुगेटेड भी। फिर बात आ जाएगी ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस के अंदर कौन सा बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ेगी, तो कौन से की बढ़ेगी, कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन की जो है वो मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी। तो ये जनरली क्वेश्चंस हैं जो पूछे जा सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो आई होप आपको ये नॉर्मल, मतलब आप अगर ये नॉर्मल पढ़ लोगे कि कैसे बॉडी में बिलिरुबिन बन रहा है, स्टेरोबिलिनोजन यूरोबिलिनोजन बन रहा है, तो आपको ये जॉन्डिस समझने में आसानी होगी, क्योंकि ये इन्हीं से रिलेटेड है भाई। इसमें दिक्कत आ गई तो ये जॉन्डिस हो रहा है, ये जॉन्डिस हो रहा है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप समझ लें। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि जॉन्डिस के क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। तो देखो सबसे पहला साइन एंड सिम्टम्स क्या मिलता है जॉन्डिस का, कि येलो डिस्कलरेशन ऑफ स्किन, स्क्लेरा, म्यूकस मेम्ब्रेन। हमारी जो स्किन है या फिर जो आईज की लेयर होती है, स्क्लेरा या फिर जो म्यूकस मेम्ब्रेन होती है, इनमें क्या है कि येलोइश कलर की देखने को ये मिलती है हमें। क्यों? क्योंकि बिलिरुबिन की मात्रा ज्यादा बढ़ जाती है। फिर आते हैं फीवर, बुखार का आना, फटीग मीन्स थकान होना, वोमिटिंग, उल्टियां आना, चिल्स, बुखार के साथ ठंड लगना, और डार्क कलर्ड यूरिन। तो ये कुछ साइन एंड सिम्टम्स होते हैं किसके, जॉन्डिस के।
तो आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा इसको। और अगर कोई कमी लगी हो आपको कि हाँ ये प्रॉब्लम्स हैं, तो आप कमेंट में मेंशन कीजिए, उस पे भी हम क्या कर लेंगे, सुधार कर लेंगे। और आई होप समझ में तो आ ही गया होगा, ये इजी चीज थी, इतनी कोई बड़ी महाभारत नहीं थी कि हमें समझ में ना आए। ओके, थैंक यू।